अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। जंग वैसे अच्छी खबर नहीं होती, जंग जैसे हालात भी किसी देश के लिए अच्छी बात भी नहीं होते, लेकिन सच्चाई यह है कि 6 महीने के अंदर ही दुनिया के सामने एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इधर ताइवान के आसमान पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की सेना ताइवान के बेहद करीब युद्ध अभ्यास के नाम पर मोर्चा संभाल चुकी है। तो क्या ताइवान दूसरा यूक्रेन बनने जा रहा है? क्या चीन ताइवान पर हमले के लिए किसी मौके का, या यूं कहें कि किसी बहाने की तलाश कर रहा है? क्या ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने आएंगे? क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ जा रही है? ये सारे सवाल अचानक इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी एक दिन पहले ताइवान पहुंची और ताइवान पर अपना दावा करने वाला चीन इस बात से भड़क गया। ताइवान को धमकाने और अमेरिका को चेताने के लिए चीन ने अपने फाइटर प्लेन तैयार कर लिए, युद्धपोतों को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया। उधर अमेरिका भी ताइवान की सुरक्षा के लिए तैयारी के साथ मौजूद है। इस तरह दुनिया के दो ताकतवर मुल्क आमने सामने हैं और अगर जंग होती है तो यह तय है कि दुनिया के सामने एक बार फिर विश्व युद्ध का खतरा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ना हो और इस विवाद को चीन और अमेरिका बातचीत से ही सुलझा ले। युद्ध होगा तो क्या होगा? दुनिया 5 महीने बाद उसी मुहाने पर खड़ी है जहां वो 24 फरवरी से पहले भी खड़ी थी, जब रूस अपनी सैन्य गतिविधियों के जरिए यूक्रेन पर हमले की धमकी दे रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद रूस की सेना यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई और देखते ही देखते यूक्रेन के शहरों को तबाह करते चली गई। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ में शामिल देश उसके खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाए। यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से छेड़े गए युद्ध को 161 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी तक किसी तरह का प्रतिबंध रूस को यूक्रेन से समझौते के लिए मजबूर नहीं कर पाया है। इस बीच चीन और ताइवान के बीच भी तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे ने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को बढ़ाने का काम किया है, जिसको नजरअंदाज करते हुए अमेरिका सुरक्षा के मुद्दे पर ताइवान के साथ खड़ा होने का भरोसा दे रहा है, जबकि नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरे से नाराज चीन अमेरिका पर उसके आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगा रहा है, उस पर वन चाइना पॉलिसी के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है और ऐसा करने वालों को चीन सजा की धमकी भी धड़ल्ले से दे रहा है। इसके बाद भी अमेरिका हर हाल में ताइवान के साथ खड़े होने का वायदा कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भी अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जंग छिड़ने के बाद रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अलग अमेरिका ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। साल 1991 सोवियत संघ में टूट के बाद अलग देश बने यूक्रेन को रूस अब भी अपना मानता है। ताइवान को भी लेकर चीन का बिल्कुल ऐसा ही रुख है और यही वजह है कि चीन अमेरिकी संसद की स्पीकर के दौरे को अपने आंतरिक मामले में दखलंदाजी करार दे रहा है, जिसके बाद अब सवाल उठता है कि द्वीपीय देश ताइवान चीन का आंतरिक मामला कैसे हो गया। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास को खंगालना होगा। चीन के एकीकरण के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले चिंग वंश का शासन साल 1644 से लेकर 1911 तक था। साल 1911 में चिन्याय क्रांति की वजह से चिंग वंश को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसके बाद चीन में राष्ट्रवादी कुओमिंटांग पार्टी यानी कि क्योमिंटांग पार्टी की सरकार बनी। तब चिंग वंश के अधीन सारे इलाके क्योमिंटांग सरकार के अधीन आ गए। चियांग कैशेक के नेतृत्व वाली क्योमिंटांग सरकार के शासन में ही चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। साल 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने क्योमिंटांग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से चीन में गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध में क्योमिंटांग सरकार के समर्थन करने वाले लोगों की हार हुई
हारे हुए लोग ताइवान चले गए और इस हिस्से में अपनी सरकार बना ली। तब तक ताइवान अलग देश नहीं था, जबकि कम्युनिस्टों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम पर मौजूदा चीन पर शासन शुरू कर दिया। तब चीन की नौसेना की ताकत न के बराबर हुआ करती थी और इसीलिए माओ के शासन में चीनी सेना समंदर पार करके ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाई और उसके बाद से ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है, जबकि चीन उसे स्वायत्त प्रांत के तौर पर देखता है। जरूरत पड़ने पर सैन्य बल के जरिए अपने में मिला लेने की बात भी कहता है। 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया था कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर ही रहेंगे। इसके लिए उनकी तरफ से एक देश को सिस्टम का भी फॉर्मूला दिया गया, जिससे ताइवान ने स्वीकार नहीं किया। वो अपने लिए पूरी आजादी और संप्रभुता की ही वकालत करता रहा है। यही वजह है कि ताइवान का अपना संविधान है, वहां नेताओं का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है। इस वक्त चीन के पास 3 लाख सैनिक हैं। इसी बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से नाराज चीन ने ताइवान के लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी हैं। ऐसा करने के लिए उसकी तरफ से भी दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार का ही सहारा लिया जा रहा है। इसकी शुरुआत चीन ने ताइवान को नेचुरल सैंड देने पर रोक लगाने से की है। कोरोना महामारी की वजह से ताइवान की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आर्थिक संकट को दूर रखने के लिए ताइवान का पूरा जोर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही है, जिसको बनाए रखने के लिए वो चीन से नेचुरल सैंड लेता है, जिससे जुड़े आयात पर चीन सरकार ने रोक लगा दी है। इसके अलावा 1 जुलाई से चीन की शी जिनपिंग सरकार ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड सप्लायर से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। युद्ध चाहे 2 देशों के बीच हो, लेकिन उसका असर दूसरे देशों की आर्थिक सेहत पर भी पड़ता है। चीन भारत के सबसे बड़े आयातक और निर्यातक पार्टनर्स में से एक है। वहीं चारों ओर से समंदर से घिरा ताइवान भी भारत के लिए बहुत अहम है। ऐसे में चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ने या फिर युद्ध की स्थिति में भारत के कारोबारी हित पर क्या असर पड़ेगा, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बत्रा। ताइवान को लेकर यूएस और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ चल रहा है, कहीं उससे भारत के लिए तो खतरा और नहीं बढ़ जाएगा, इस तरीके का डर आज काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है। बहुत सी बातचीत हो रही है, डिबेट्स चल रही हैं, लोगों के बीच में इस तरीके की बातचीत हो रही है कि भारत के ऊपर इस ताइवान को लेकर क्या असर पड़ सकता है अगर किसी तरीके से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएस और चाइना की ताइवान को लेकर बढ़ती चली जाए। तो आज हम समझेंगे कि ताइवान का भारत से, भारतीय इकोनॉमी से, भारतीय इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो एक जो इंडस्ट्री का नाम सामने आता है वो है भारत की ऑटो इंडस्ट्री। पिछले 2 से 3 साल अगर आप देखें तो ये इंडस्ट्री अपना वर्स्ट स्लो डाउन फेस कर रही थी। पहले कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, फिर जीरो प्रोडक्शन, जीरो सेल्स हुई, उसके बाद बहुत सी सप्लाई शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो एक बड़ी समस्या बनी भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए। और यही शब्द रिलेट करता है सबसे ज्यादा ताइवान और भारत को, क्योंकि पिछले साल 2021 में अगर आप देखें दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी सप्लाई ताइवान ही करता था। यानी कि पूरे दुनिया भर में अगर सेमीकंडक्टर्स जाती थी तो 63% मार्केट शेयर ताइवान के पास था। इसके बाद अगर आप देखें तो साउथ कोरियन कंट्री के पास 18% तक का मार्केट शेयर था, जहां पर सैमसंग जैसी कंपनी सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं। चाइना के पास 7% और यूएस और बाकी कुछ कंट्रीज मिला के 15% तक मार्केट शेयर कमांड करती थी। इससे साफ तौर पर यह क्लियर हो गया कि दुनिया भर में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो ताइवान पर डिपेंडेंट हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। और तब कुछ बड़ी टेक कंपनीज ने ये बताया, जैसे कि आईबीएम ने कुछ स्टेटमेंट्स निकाली कि कभी भी किसी कंट्री को या किसी एक कंपनी को इस कदर किसी एक नेशन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि उनके वैल्यूएबल रिसोर्सेज कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। और तब शुरुआत हुई दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स को लेकर नई पॉलिसीज आने का। यूएस ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की और $280 बिलियन का एक चिप्स एक्ट जो है वो उन्होंने लॉन्च किया। भारत ने भी दिसंबर 2021 में एक $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की। हालांकि भारत में अभी कुछ बेबी स्टेप्स ही लिए गए हैं, क्योंकि अभी भी भारत 100% सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है। भारत में अभी कोई भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन नहीं होता और तभी नजर आता है कि क्या ताइवान पर हमारी ओवर डिपेंडेंस है या नहीं। तो साल 2021 की हमने बात की कि वर्ल्ड वाइड ताइवान सबसे ज्यादा
चिप्स को एक्सपोर्ट करता था। लेकिन 2022 में इस पॉलिसी के आने के बाद भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो डेटा आया है उससे सीधे तौर पर यह नजर आता है कि चाइना पर हमारी ज्यादा डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर्स को लेते हुए, ना कि ताइवान पर, क्योंकि भारत अपना चिप्स जो है $4 बिलियन से भी ज्यादा चाइना से कर चुका है 2022 में अभी तक, और हांगकांग से करीब करीब $2 बिलियन की, सिंगापुर से $547 मिलियन की चिप्स को इंपोर्ट किया गया है, ताइवान से $470 मिलियन की चिप्स को इंपोर्ट किया गया है। यानी कि ताइवान पर फोर्थ डिपेंडेंस है, पहले चाइना, हांगकांग, सिंगापुर और फिर जाके आता है ताइवान। मीनवाइल अगर आप देखें तो 2 इंटरनेशनल कंपनीज ने भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की शुरुआत करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दी है। कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन, घरेलू प्रोडक्शन शुरुआत करने के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा नहीं होगा अगर यूएस और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं ताइवान को लेते हुए, तो फिलहाल घबराने की बात नहीं है। कुल मिलाकर अब तक हो चुके 2 वर्ल्ड वॉर हों या फिर कोई और युद्ध, दुनिया हमेशा 2 धड़ों में बटी है। 24 फरवरी को छिड़े रूस यूक्रेन युद्ध ने दूसरे देशों को एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर दिया था। चीन और ताइवान के बीच तेज होती तनातनी ने भी दुनिया को फिर से 2 धड़ों में बांटना शुरू कर दिया है। कई देश अपने सामरिक और कारोबारी हित को सुरक्षित रखने के लिए साइड चुनने लगे हैं, खुलकर चीन या फिर ताइवान के पक्ष में खड़े होने लगे हैं। ऐसे में भारत के नागरिक के तौर पर हमारे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि चीन के समर्थन में कौन कौन से देश हैं और ताइवान के साथ कौन कौन खड़ा है। तो सबसे पहले बात हम ताइवान के साथ खड़े देशों की ही कर लेते हैं। ताइवान के साथ अब तक खुले तौर पर सिर्फ अमेरिका ही खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो सैन्य रूप से अमेरिका खुलकर ताइवान की मदद करेगा। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी ताइवान के पक्ष में खड़ा हो सकता है। कुछ दिन पहले ब्रिटिश अखबार गार्जियन में दावा किया गया था कि इस साल नवंबर में ब्रिटिश सांसद ताइवान का दौरा कर सकते हैं, जिस पर ब्रिटेन में मौजूदा चीनी राजदूत झेंग जेगुआन ने उसे अमेरिका के नक्शे कदम पर नहीं चलने की सलाह दी थी। साल 1949 में खुद को आजाद देश मानने वाला ताइवान के दुनिया के 14 देशों के से राजनयिक संबंध भी हैं, यानी कि इन देशों ने ताइवान को आजाद मुल्क की मान्यता दे रखी है। इन देशों में ग्वाटेमाला, हैती, पैराग्वे जैसे मुल्क शामिल हैं। ऐसे ही 2 देश चीन के समर्थन में भी आ खड़े हुए हैं और वो खुलकर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को गलत बता रहे हैं। उनकी नजर में नैन्सी पेलोसी का दौरा अमेरिका की तरफ से चीन को उकसाने वाला कदम है और उनका मानना है कि अमेरिका ताइवान के बहाने चीन को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मानने वाले देशों में सबसे पहले बात रूस की है, जो यूक्रेन पर हमले के बाद खुद आर्थिक प्रतिबंधों और खेमेबाजी का सामना कर रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने नैन्सी पेलोसी के दौरे को उकसावे वाला कदम बताया। रूस की तरफ से यह चेतावनी भी दी गई कि अमेरिका का यह कदम चीन के साथ टकराव बढ़ाएगा। रूस ने ताइवान के चारों तरफ चीन की तरफ से हो रहे मिलिट्री ड्रिल को भी जायज ठहराया। रूस का साफ कहना है कि चीन को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए सही कदम उठाने का अधिकार है। चीन के समर्थन में उतरने वाला दूसरा देश है उत्तर कोरिया, जिसके विदेश मंत्रालय ने चीन के मामले में अमेरिका की दखलंदाजी की निंदा की है। अपने आधिकारिक बयान में नॉर्थ कोरिया ने चीन के लिए समर्थन भी जताया है। ताइवान को चीन का आंतरिक मामला बताते हुए उत्तर कोरिया ने भी रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की वकालत की है। अब सवाल यह है कि चीन और ताइवान में जंग छिड़ती है तो भारत किसके साथ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत तटस्थ रुख अपना सकता है, क्योंकि ताइवान के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि राजनयिक संबंध नहीं है। वो साल 2010 से पहले तक चीन की वन चाइना पॉलिसी का भी समर्थन करता रहा है। हालांकि 2014 के बाद भारत की ताइवान से नजदीकियां भी बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी भारत चीन या फिर ताइवान दोनों में से किसी के साथ जाना नहीं चाहेगा। ऐसा भारत ने रूस और यूक्रेन जंग में भी किया था, जब किसी का पक्ष लेने के बजाय उसने तटस्थ रुख अख्तियार किया था। तब भारत ने न तो यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया और न ही रूस का साथ दिया।
भारत अब भी कह सकता है कि जंग किसी समस्या का हल नहीं है, इसीलिए बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाया जाए। ये उनका मामला है, हम क्यों आपस में आए? अगर ठीक है, उनको अगर तनाव उनके बीच बढ़े और बढ़ेगा अमेरिका और चीन के बीच, ये उनका विषय है और हमें इस पर कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। हमें चीन जो ताइवान के जो आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका फायदा उठाना पड़ेगा। खास तौर पर मैं कह रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स जो हैं आजकल के अत्याधुनिक जो सामग्री है आर्थिक क्षेत्र में, उसको जब तक भारत नहीं बनाता है देश में, तब तक हम अपने को एक दुनिया में एक बड़ा आर्थिक सीमा पावर नहीं मान सकते अपने को। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात रोजगार के मोर्चे से आई अच्छी खबर की। बहुत ही जल्द सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। करीब 84,000 पदों को भरने के लिए जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और सरकार का लक्ष्य है कि इसे दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाए। यानी एक साल में नौजवानों के लिए रोजगार का जबरदस्त अवसर है। इससे पहले सेना में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत सेना के तीनों अंगों में भर्ती की जा रही है और इसके साथ ही सरकार अर्धसैनिक बलों में खाली पदों को जल्दी से जल्दी भरने जा रही है। देश की सीमा पर सुरक्षा बल तैनात हैं और आंतरिक सुरक्षा के लिए सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान दिन रात मुस्तैद हैं। हर पल चौकस और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार। देश और देशवासियों की सुरक्षा का बड़ा दारोमदार सीएपीएफ के कंधों पर है। हिंद के इन्हीं जवानों के दम पर देश के हर नागरिक को गर्व है। सरकार का लक्ष्य है कि आंतरिक सुरक्षा में जुटे इन जवानों की तादाद और बढ़ाई जाए। इसीलिए मोदी सरकार मिशन मोड में भर्ती की तैयारी कर रही है और गुड न्यूज ये है कि अग्निवीरों की भर्ती के बाद अब केंद्र सरकार सीएपीएफ में खाली पदों पर भर्ती की तैयारी करने जा रही है। 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सुरक्षा बलों की भर्ती का डेटा साझा किया और सदन को बताया कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जल्दी ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ में 84,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगा और इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। जब आंतरिक सुरक्षा का मामला आता है तो हम जरूर देखते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो ज्यादातर वीआईपी ड्यूटीज वगैरह में ज्यादा मुब्तला रहती है और असल में जो सुरक्षा है उसको लेकर कम कर पाती है और उनमें बहुत सारे जो उनके वैकेंसीज हैं वो हमेशा खाली जाते हैं। तो इसके वजह से अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार का ये एक पॉजिटिव कदम है। जाहिर है रोजगार के मोर्चे पर ये अच्छी खबर है और सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है क्योंकि सरकार ने बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया है कि असम राइफल्स, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल और सीआईएसएफ यानी केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी यानी भारतीय तिब्बत पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल समेत अलग अलग सीएपीएफ में 84,405 पदों पर भर्ती की जाएगी। बीएसएफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। इसके अलावा आईटीबीपी भारत चीन सरहदों की निगरानी करता है, तो वहीं सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करता है। इसके अलावा इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी इसकी तैनाती की जाती है। एसएसबी की तैनाती भारत नेपाल बॉर्डर के साथ साथ इसकी तैनाती भारत भूटान बॉर्डर पर भी की जाती है। इसके अलावा असम राइफल की अगर बात करें तो असम राइफल भारत म्यांमार बॉर्डर पर तैनात किए जाते हैं। उस इलाके से तस्करी ज्यादा होती है, इसलिए असम राइफल की वहां पर तत्परता ज्यादा दिखाई पड़ती है। 24 घंटे अर्धसैनिक बल लगातार इन सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। सदन में केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी विपक्ष के उन सवालों के जवाब में दी जिसमें देश में स्वीकृत खाली पदों की संख्या, रिक्त पदों और इन खाली पदों को भरने के बारे में पूछा गया था।
देश के रक्षकों के मोर्चे पर भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। पहले चरण में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में देश भर में 80 रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें पास होने वाले उम्मीदवार 16 अक्टूबर को लिखित परीक्षा में बैठेंगे। इसके बाद दिसंबर में चुने गए अग्निवीर प्रशिक्षण के लिए आगे आएंगे और आने वाले समय में उनके पास सीएपीएफ में शामिल होने का भी मौका होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल में भर्तियों में सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ ही देश के युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। रोजगार के मोर्चे पर यह गुड न्यूज 23 दिसंबर तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा भी किया जाएगा और इसका मतलब यह है कि एक साल के अंदर ही करीब 84,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है। विस्तार से वैकेंसीज की डिटेल हम आपको बता देते हैं। असम राइफल्स में सरकार ने कुल 85,520 स्वीकृत पद तय किए हुए हैं, जिनमें फिलहाल 9,654 पद खाली हैं, जिन पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल में कुल पद 2,65,277 हैं और करीब 19,254 पद खाली पड़े हैं। यानी बीएसएफ में 19,554 सुरक्षा बलों के लिए भर्ती होनी है। वहीं सीआईएसएफ की बात करें तो कुल पद 1,64,124 हैं, जिसमें करीब 10,918 पद खाली हैं, जिन पर भर्ती होनी है। इसके अलावा सीआरपीएफ की बात करें तो 3,24,654 कुल पद हैं, इसमें 29,985 पदों पर भर्ती होनी है। आईटीबीपी के कुल पद 88,430 हैं, जिनमें से 3,187 पद खाली हैं, जिन पर भर्ती होनी है। एसएसबी के 97,774 पद हैं, लेकिन 11,402 पद खाली हैं, जिन पर भर्ती की जाएगी। तो जहां केंद्र सरकार देश के रक्षकों की भर्ती कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए यातायात पुलिसकर्मियों को संख्या बढ़ाने से लेकर आधुनिक तकनीक के विस्तार के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को 17 नगर निगम वाले शहरों और गौतम बुद्ध नगर में प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही इसे नगर निकाय वाले 57 जिलों में भी लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ गुड न्यूज ये भी है कि अब उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस कर्मियों को ही तैनात किया जाएगा। डीजीपी ने सिविल पुलिस से ट्रैफिक में आने वाले पुलिसकर्मियों से के लिए निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि लंबे और शारीरिक तौर पर फिट पुलिसकर्मियों का ही चयन किया जाएगा। और इस मामले में विस्तार से समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए चुस्त दुरुस्त पुलिसकर्मी ही तैनात होंगे। नया ऑर्डर डीजीपी की तरफ से आया है, जिसमें तमाम ट्रैफिक पुलिस वाले नगरीय पुलिस से, पहले पीएससी से आते थे, अब नगरीय पुलिस यानी कि थाने चौकियों से भी आएंगे और उनको यहां पर पोस्ट किया जाएगा। जो ट्रैफिक पुलिस आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यूं तो सामान्य है, पर अब जो चीज लगाई गई है उसके तहत अब पीएससी से ट्रैफिक में पुलिसकर्मी भेजे जाते थे पहले, अब नागरिक पुलिस यानी थाने और चौकियों से तैनात पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक पुलिस भेजे जाएंगे। जारी किए गए निर्देश में नागरिक पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में जाने वाले आरक्षी की उम्र 35 साल से अधिक नहीं हो, आरक्षी की ऊंचाई कम से कम 170 सेंटीमीटर हो, शारीरिक तौर पर बेडौल ना हो, बीते 2 सालों में उसके कैरेक्टर पर कोई सवाल ना उठा हो। तमाम इन चीजों को मुख्यतः बनाया गया है। तो वहीं अगर हेड कांस्टेबल हैं तो उसकी उम्र 55 साल लगभग मानी जाएगी, तो वहीं आरक्षी के तौर पर उनकी उम्र 35 साल लगभग मानी जाएगी। अभी जो सिनेरियो है उसमें पीएससी से ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस में आते हैं और शायद बेडौल भी होते होंगे, पर अब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी फिट हैं, जिनकी हाइट अच्छी है, जिनके पिछले 5 सालों में कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठा है, उनका रवैया ठीक रहा है, केवल वही ट्रैफिक पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। ट्रैफिक को लेकर उत्तर प्रदेश में वैसे ही बहुत चर्चा है, क्योंकि जई जगहों पर ट्रैफिक खराब है उसको दुरुस्त करने के लिए अब धारणा सरकार की ये है कि ऐसे चुस्त दुरुस्त पुलिसकर्मी लगाए जाएं, जिससे यूपी की ट्रैफिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त हो पाए। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर हुए बदलाव के मुताबिक नागरिक पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में डेपुटेशन पर आने वाले पुलिस कर्मियों के लिए अब कम उम्र, शारीरिक फिटनेस और बीते सालों में कैरेक्टर रोल बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। अब तक पीएससी से ट्रैफिक में पुलिसकर्मी भेजे जाते थे, लेकिन अब नागरिक पुलिस यानी कि थाने और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक पुलिस के तौर पर सड़क सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और नया निर्देश क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। नागरिक पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में जाने वाले आरक्षी की उम्र 35 साल से अधिक न हो, आरक्षी की ऊंचाई कम से कम 170 सेंटीमीटर हो, शारीरिक तौर पर बेडौल न हो, बीते 2 सालों में उसके कैरेक्टर रोल पर कोई वॉलंटरी ना हो, सिपाही शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल फिट होना चाहिए, ट्रैफिक में आने वाले सिपाही ओवरवेट ना हो, हेड कांस्टेबल की ट्रैफिक में तैनाती के लिए उम्र 55 वर्ष से अधिक ना हो। इन योग्यताओं को पूरा करने के बाद ही इन सिपाहियों की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी और इन्हें ट्रैफिक पुलिस में तैनात किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक डीजीपी ऑफिस से सुपरवाइज किया गया है कि ट्रैफिक में अब यंग कांस्टेबल्स, महिला कांस्टेबल को भी शामिल किया जाना चाहिए। नौजवान पुलिसकर्मियों के आने से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। सर, फिटनेस को बढ़ावा और क्या इसमें कदम है, बताइए दर्शकों। जहां अभी ट्रैफिक का हमारा व्यवस्था है, वहां जो हमारा एक कह लीजिए स्मार्ट सिटी में जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, उसको पुलिस से और ट्रैफिक मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट करके उसके जो डेटा है उसको यूज करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया गया। आपको मालूम है कि कोविड काल में गाड़ियों का आवागमन काफी घट गया था, लेकिन अब जब कोविड काल खत्म हो गया है लगभग, गाड़ियों का मूवमेंट इस बीच में 30 से 40% जो है बढ़ा है। तो ये जो व्यापक मूवमेंट एक्सप्रेसवेज पर, व्यापक मूवमेंट हाईवेज पर, शहरों में जो है ट्रैफिक मूवमेंट हुआ है। और अभी हाल में जो है नए इस साल के बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहार के सीजन में टूरिज्म के डेवलपमेंट में वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, अयोध्या में, मथुरा में, आगरा में, इन सब जगहों पर ट्रैफिक मूवमेंट को विशेष रूप से देखने का निर्देश दिया। सर, ये जो इसमें पहले शायद होता था कि पीएससी के लोग ज्यादा जाते थे, नगरीय पुलिस को कम किया, इसमें ऐसा है क्या नगरीय थाने और उससे भी अब ट्रैफिक पुलिस में जाएंगे? नंबर 2, जो एज लिमिट सर दिया गया है वो क्या दिया गया, और फिटनेस और 5 साल का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली चीज है वो जरा दर्शकों को। जी बिल्कुल, डीजीपी ऑफिस से उन्होंने खुद पर्सनली इसको सुपरवाइज किया है और ट्रैफिक के जो पुलिसमैन है उनका पूरा रिव्यू किया है। और यंगर, अभी हमारे आपने देखा होगा 1.5 लाख से अधिक नई रिक्रूटमेंट पुलिस में हुई है, तो यंगर जो कांस्टेबल्स हैं, नए कांस्टेबल्स हैं, उसमें महिला कांस्टेबल्स को भी शामिल करते हुए ट्रैफिक में उनको शामिल किया गया और उसकी ट्रेनिंग के लिए विशेष रूप से जो है काम दिया गया है। एक नई व्यवस्था लागू की गई है ई-पॉस सिस्टम से जो है ट्रैफिक के चालान करने के लिए। स्टेट बैंक के साथ हम लोग ने एग्रीमेंट किया, मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है और उन्होंने ई-पॉस मशीन्स दी हैं, तो अब मौके पर ही ई-पॉस मशीन से ही जो है चालान काट के तुरंत ही जो है चालान जमा करने की व्यवस्था चालू कर दी गई है और धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, क्या लगता है आपको इससे चीजें और दुरुस्त होंगी पहले के मुकाबले? निश्चित दुरुस्त होंगी। जो भी चीज मॉनिटर की जाएगी, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसको गृह विभाग और डीजीपी का ऑफिस मजबूती से मॉनिटर करेगा और हर हफ्ते इसको आगे मॉनिटर करके ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाकर जो ट्रैफिक में अव्यवस्था है उसका और सुधार करेंगे और मैनेजमेंट के माध्यम से जो है और ट्रैफिक को व्यवस्थित चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी, सीधा निर्देश है, सीएम खुद पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और एसीएस होम इस पर नजर रख रहे हैं कि किस तरह से चीजों को ट्रैफिक में और बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन संदीप के साथ समद श्रीवास्तव। वो गुड न्यूज जो देश की बेटियों की कामयाबी, उनका हौसला और उनकी उड़ान बताती हैं। हरियाणा की सोनीपत और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव देश के बड़े शहरों में शुमार नहीं है, लेकिन इन दोनों शहरों की 2 बेटियों ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनकी उपलब्धि इतनी बड़ी है कि हम आपको खास तौर पर यह खबर दिखा रहे हैं। सोनीपत की शीतल एनडीए में चुनी गई हैं और राजनांदगांव की वंशिका पांडे आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गई है। एक ने अपने शहर का मान बढ़ाया तो दूसरे ने अपने राज्य का, क्योंकि शीतल सोनीपत की पहली लड़की है जो एनडीए में जा रही है और वंशिका छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट थी। दिल में देशभक्ति का जुनून और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए ये बेटियां आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फैला रही हैं।
देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए इन बेटियों के दिलों में जोश भी है और हौसला भी। ये अपने हुनर का लोहा मनवाना चाहती हैं। ये 21वीं सदी की वो बेटियां हैं जो अब हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। सबसे पहले सोनीपत की लाडली शीतल से मिलिए, जिसने देश सेवा का सपना देखा था। उसके लिए दिन और रात कड़ी मेहनत की थी और अब उसका वो सपना हकीकत में तब्दील हो चुका है। शीतल ने छोटी सी उम्र में एनडीए में सफलता हासिल कर ली है। इसी के साथ शीतल इस परीक्षा में चुनी जाने वाली सोनीपत की पहली लड़की बन गई है। मैंने मेरा मेडिकल, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, कि मुझे मेरा वेट लूज करना था नियर अबाउट 8 kgs। तो उसके लिए मैंने काफ़ी अपनी एक्सरसाइजेज एंड डाइट सबको कंट्रोल किया और 40 डेज के अंदर मैंने अपना वेट भी कंट्रोल करके मेडिकल के लिए रिपोर्ट किया। एंड उसके बाद मेरी जब मेरिट लिस्ट आई है तो उसके अंदर मेरा रैंक 23 आया है। कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि भाई हम ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते। अपना हम हर चीज़ को 100% ट्राई करो। अनबिलीवेबल चीज़ भी हो जाती है जैसे मेरी हुई है। बिटिया की शानदार कामयाबी पर यूं तो किसी को भी नाज होगा, लेकिन एक पिता के लिए ये पल खास है। सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है और आंखों में बेटी की कामयाबी की चमक साफ नजर आ रही है। मेरी बेटी शीतल ने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। हमने देखा इसको करते हुए और हमें आज काफ़ी खुशी हो रही है कि अपने देश के लिए सिलेक्ट हो रही है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। और काफ़ी टाइम से इसके अंदर ये इस तरह का मोटिवेशन था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और ऐसा करना है जो कि हमारे देश के लिए मैं उस सेवा को प्रदान कर सकूं। बेटी की कामयाबी पर पूरा सोनीपत झूम रहा है, परिवार जश्न मना रहा है, लेकिन शीतल की बुजुर्ग दादी के लिए ये पल किसी सपने के पूरा होने जैसा है। पूरी रात जाग कर इसने 3 ढाई बजे तक मेहनत की है, पढ़ी है अकेली बैठ के, बिल्कुल ना नींद ना खाना। तो हमें बहुत ही इसके ऊपर गर्व है जो हमारी पोती ने हमारा नाम रोशन करे। आज के समय में देश के हर सेक्टर में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसी कड़ी में एक नाम छत्तीसगढ़ की वंशिका पांडे का भी है, जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया है। वंशिका भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाले छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी है। इतना बड़ा मौका मुझे मिला अपने प्रदेश और अपने जिले को, राजनांदगांव को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग। और ट्रेनिंग काफ़ी टफ थी, लेकिन आप सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के साथ सफलतापूर्वक मैं इसे कर पाई। वंशिका की इस कामयाबी से परिवार गर्व महसूस कर रहा है। बिटिया की कामयाबी की खुशी परिवार के हर शख्स के चेहरे पर साफ झलक रही है। राजनांदगांव और सारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है और हमारे परिवार के लिए तो अति गर्व का विषय है कि हमारी बिटिया ने कमाल किया। हमारा पूरा परिवार आज गर्वित महसूस कर रहा है कि हम रक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ की भी कोई बिटिया शामिल हुई। चाहे राजनांदगांव की वंशिका हो या फिर सोनीपत की शीतल, इनकी इस कामयाबी ने इनके हौसले को वो पंख दिए हैं जिनके जरिए ये बेटियां अपने सपनों को सच करने के लिए एक नई उड़ान भर चुकी हैं। दोनों बेटियों की ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम किया जाए तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चूरू में एक मैकेनिक ने कमाल कर दिया। 8 साल की मेहनत के बाद उसने एक प्लेन बनाया है, बगैर किसी तकनीकी पढ़ाई के, बगैर किसी सपोर्ट के, सिर्फ अपनी लगन और काबिलियत के दम पर उसने ये कारनामा कर दिखाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लेन बनाने वाला ये शख्स सिर्फ 5वीं पास है। चलिए, प्लेन तो बन गया, लेकिन अभी तक उसने उड़ान नहीं भरी है। इसीलिए दावे के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये देसी प्रयोग कितना सफल रहा है। कहा नहीं जा सकता कि ये प्लेन सचमुच में उड़ पाएगा या फिर नहीं, लेकिन ये प्लेन दिखता शानदार है और उससे भी शानदार है इसे बनाने वाले बजरंग का आत्मविश्वास। उन्हें यकीन है कि उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी तो वो ये प्लेन उड़ाकर भी दिखा देंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं ये देसी प्लेन दिखता कैसा है और मिलते हैं बजरंग से। सड़क किनारे खेत में खड़े इस प्लेन को देखकर आपके जहन में पहले तो 100 सवाल आएंगे।
सवाल लाजमी भी है, क्योंकि आसपास खड़े ट्रकों के बीच ये रंग बिरंगा प्लेन अपने आकार प्रकार से चौंकाता है। अगर अजनबी हैं, तो आपको ये समझने में थोड़ी सी देर जरूर लगेगी जो नजर आ रहा है वो वास्तव में प्लेन है। अपनी भाषा में कहें तो हवाई जहाज, क्योंकि इसमें बाकायदा 2 डैने हैं। आगे का नुकीला हिस्सा भी हूबहू प्लेन जैसा है और उसमें चक्री भी लगी हुई है। अगर अब भी आपको शक व शुबा है तो उसे दूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेन पर एयर इंडिया लिखा हुआ है। एयर इंडिया का पार्ट 2 या शायद वर्जन 2। आप ये सब देखकर हैरान होंगे, लेकिन अपनी हैरानी को परे हटाकर इस प्लेन के कुछ करीब आइए। इसमें बाकायदा एक दरवाजा है जिसे कार के दरवाजे की तरह चाबी से खोलकर अंदर जाया जा सकता है। अंदर एक सीट है, कहने की जरूरत नहीं कि सीट पायलट की है। सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन है, उससे जुड़े मोबाइल फोन। पायलट की सीट के सामने वैसा ही गियर है जो गाड़ियों में होता है। पैरों के पास एस्केलेटर जैसी कोई चीज है। जाहिर है इस प्लेन की उड़ान में इसकी उपयोगिता होगी। ये तकनीक और ये माहौल आपकी कार या फिर किसी भी गाड़ी की याद दिलाएगा, लेकिन ये कार नहीं है। बेशक इसे बनाने में मारुति वैगनआर कार का इंजन इस्तेमाल किया गया है, कुछ एक औजार दूसरी गाड़ियों के भी हैं, लेकिन यकीनन ये प्लेन है। शायद आपको अभी भी यकीन न हो, तो चलिए टेस्ट ड्राइव देख लीजिए। ये बैठे पायलट और लगाई सीट बेल्ट। लीजिए, पायलट की तरह कानों पर हेडफोन भी लगा लिया। चाबी देकर गियर की तरह नजर आने वाले हैंडल से प्लेन की दिशा ठीक की और इस तरह प्लेन स्टार्ट हो गया। गोल गोल चक्री घूमने लगी और झटके से प्लेन आगे बढ़ने लगा। बस प्लेन की ये टेस्ट ड्राइव यहीं तक है। यानी प्लेन अभी आगे पीछे सरक तो सकता है, लेकिन उड़ नहीं सकता, और वो इसलिए कि इसे उड़ाने की इजाजत अभी नहीं मिली है। मतलब उड्डयन मंत्रालय से परमिशन नहीं मिली है। जब मिलेगी तो उड़ेगा भी, और जब कभी उड़ेगा तो आप जरूर देखेंगे। तब तक इस देसी जुगाड़ के अद्भुत कारनामे को अंजाम देने वाले शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब का नाम है बजरंग, राजस्थान के चुरू के रहने वाले हैं। बजरंग 5वीं पास हैं, यकीनन 5वीं पास से बहुत तेज, क्योंकि बगैर किसी तकनीक ज्ञान या फिर सपोर्ट के इन्होंने अपनी मेहनत से ये प्लेन तैयार किया है। कहते हैं एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया और वो प्लेन को करीब से देख नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि खुद का प्लेन बनाएंगे। 8 साल लगे, लेकिन जो सोचा वो कर दिखाया। अभी तो एक सीट उसमें डली हुई है, 2 सीट और डल जाएगी उसमें। फिर इसमें पेट्रोल है, 45 लीटर का टैंक है। 180 किलोमीटर तक ये भाग सकता है, उड़ सकता है। ये बनाया हुआ है एल्युमिनियम और स्टील और लोहे का। कुछ जो प्लास्टिक का भी सिस्टम लगाया हुआ है। सारे सिस्टम जीपीएस सिस्टम में भी लगाया हुआ है। सेंसर भी खुद हाथों से बनाए हुए हैं और मोबाइल और सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम उसमें डाला हुआ है। वो सभी प्लेन में जैसे सिस्टम होता है वो सब है। बजरंग का दावा है कि ये प्लेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। फिलहाल एक ही सीट है, लेकिन इसे 2 सीटर बनाया जा सकता है। बजरंग के इस शाहकार से उनके दोस्त और करीबी बहुत खुश हैं और मान कर चल रहे हैं कि एक न एक दिन ये प्लेन जरूर उड़ेगा। इसको संभल देकर अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये काफी तरक्की कर सकता है। और काफी इसने पहले भी ड्रोन बनाए, ड्रोन बना करके फिर उसके बाद में हमेशा ये कुछ न कुछ करता ही रहता है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने वाले बजरंग ने इस प्लेन में 15 लाख रुपए लगाकर अपना काम कर दिया। गेंद अब सरकार और प्रशासन के पाले में है। मतलब इस प्लेन को उड़ाने की परमिशन मिलेगी तभी बजरंग का कौशल सामने आएगा। जिला अधिकारी ने कहा है कि वो इस बारे में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को इत्तला करेंगे। अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो बजरंग के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। किसी न किसी तकनीकी संस्थान में के साथ इनको उनकी मदद दिलवाते हुए और इनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को जिस ऊंचाई तक ले जाया जा सके वहां तक पहुंचाने का प्रयास। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन उसमें इंसान की कल्पना का भी बड़ा योगदान होता है। बजरंग की कल्पना, उनके जुनून और जिद ने इस प्लेन को शक्ल दी। उनकी समझ कहती है कि देसी तकनीक के सहारे ये प्लेन हवा में उड़ान भी भरेगा।
जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती बजरंग का ये प्रयोग कामयाब नहीं माना जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि इंसान की योग्यता को जब कभी भगवान का साथ मिल जाता है तो बड़े कारनामे कर दिखाता है। बजरंग को लक्ष्मी नारायण पर पूरा भरोसा है। उनके प्लेन को नारायण का साथ मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम भी कर सकते हैं। और हाँ, जब ये उड़ेगा तो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चूरू से विजय चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों की एक प्यारी सी पोएम है, आपने जरूर सुनी होगी। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। वैसे उत्तराखंड के हाथी राजा को हलवा पूरी की बजाय फ्रूट केक मिला है, और वो इसलिए क्योंकि धूमधाम से उनका बर्थडे जो मनाया गया। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में एक हाथी के बच्चे का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। 4 साल के हाथी का बर्थडे वन विभाग की टीम ने मनाया है। वो गजराज फैमिली के लिए बहुत ही खास दिन रहा। टेस्टी फ्रूट केक मिला, रंग बिरंगे बलून्स थे। सजावट के बाद परिवार के साथ सावन ने अपना बर्थडे मनाया। सावन के बर्थडे पर वन विभाग ने फलों वाला ये स्पेशल केक बनवाया था। कालागढ़ एलिफेंट कैंप में 9 हाथी 9 साल पहले कर्नाटक से लाए गए थे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।